गरीब चंदन गांव की बंजर जमीन छोड़कर परिवार सहित रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर कूच करता है। पत्नी सरू और 3 मासूम बच्चों के साथ वो मुंबई जैसे बड़े शहर में चला आता है, जहां उसे अपने सपनों को साकार करना है। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीरों से वो खुद को और अपने परिवार को आज़ाद कर लेना चाहता है। मुंबई जैसे महानगर के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन उसे अपने भगवान और भाग्य पर पूरा भरोसा है, जिसके सहारे वो गांव छोड़कर शहर चला आया। यहाँ पर उसकी एक बहुत पुरानी जान पहचान है, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल गया है। वो बहुत खुश है, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए उसके मित्र की सलाह पर ही सरू को भी ठेकेदार मजदूरी का काम दे देता है। बच्चों के स्कूल में भी अभी वक्त लगेगा, इसीलिए पास की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में उन तीनों को उनकी उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीना बीतने को आया। चंदन और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। फिर एक दिन चंदन को बुखार ने घेर लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। बहुत मिन्नत खिदावत करने पर ही ठेकेदार ने एक दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन एक दिन से भला क्या होने वाला था। अगले दिन चंदन ने उठने की लाख कोशिश की, लेकिन सब प्रयास विफल रहे। सरू ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना, और वो भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो चंदन के हिस्से का काम भी करेगी और उसके लिए उसे कोई अलग से पगार भी नहीं मिलेगी। मजदूर सरू को हामी भरनी पड़ी। इसी तरह से 1 सप्ताह बीत गया। चंदन की सेहत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, परंतु काम करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उधर ठेकेदार सरू से दिन रात काम करवाता। एक दिन सरू की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा और उससे ये भी कहा कि अब वो बिना पगार के कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे झोपड़े पर आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। सरू अपना काम खत्म कर घर की ओर चली गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठा जाती हुई सरू के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वो चंदन के झोपड़े के अंदर जा पहुंचा। उसने चंदन से बहुत ही प्रेम पूर्वक उसका हालचाल पूछा और सरू के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ऐ या चिल्लाकर संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। सरू भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में चंदन से कहता है, तो चंदन ना चाहते हुए भी अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं, फिर भी चंदन ठेकेदार से प्रसन्न होकर उसके पैर छूता है। ये देख ठेकेदार उसके पास बैठे हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया निकाल कर देता है और कहता है, ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए ही लाया हूं। इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। चंदन हैरान होकर उसे देखता है और उसके हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता है और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन चंदन में सचमुच एक नई ऊर्जा थी। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो चुका था। चंदन सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम करने के लिए रवाना हो गया। जाते ही उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने इतना जमकर काम किया कि सरू द्वारा लाया गया खाना भी भूल गया। उसका मन खुशी से झूम रहा था, जिसमें वो सरू को भी शामिल कर लेना चाहता था, लेकिन सरू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन शाम होते होते चंदन की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी
और आलस ने फिर से घेरा। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकली। आज की सुबह कल से कुछ अलग थी। चंदन कल की तरह ही काम करना चाहता था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। ठेकेदार अभी तक नहीं आया था और इधर उसके इंतजार में नजरें बिछाए धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद ठेकेदार की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। चंदन काम छोड़कर ठेकेदार के पास जाता है और उससे कहता है कि कल वाली दवा की पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, देखो चंदन, इतनी महंगाई के जमाने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। इस बीच चंदन बड़ी विनम्रता से उसे देखता रहता है। ठेकेदार अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, फिर भी ना जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है सरू भाभी, मुझसे खफा रहती हैं। फिर चालाकी से कहता है, अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है। अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर चंदन खुश होते हुए कहता है, नादान है थोड़ी, सरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज ना हो। कहकर चंदन अपने काम में जुट जाता है और सरू भी अपना काम बखूबी निपटा रही है। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब चंदन पर तेज धूप या बारिश का कोई असर ना होता। उसके काम में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती। इसी बीच वो सरू को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहता है, जिसका असर सरू पर थोड़ा बहुत हो भी चुका है। अब सरू आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी देती और कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती। लेकिन ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। सरू को बुरा भी लगता, लेकिन वो हंसकर टाल जाती। 1 महीना बीतने को आया। आज पगार का दिन है। चंदन को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली है। चंदन ने हैरान होकर प्रश्न भरी नजरों से ठेकेदार की ओर देखा तो ठेकेदार ने कहा, ये जो रोज की पुड़िया तुम खाते हो, इसके पैसे मैं थोड़ी भरूंगा। ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। क्या क्या नहीं सोचा था चंदन ने। पगार मिलते ही बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। सरू की पगार से तो मात्र घर का खर्च ही चल पाता है। अपने आप से बात करते हुए, नहीं नहीं, मैं ठेकेदार से अवश्य बात करूंगा, वो अच्छा आदमी है, मेरी बात को जरूर समझेगा। ये सोचकर वो ठेकेदार के पास जाता है। ठेकेदार उसकी समस्या को सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है, क्या करेगा बच्चों को पढ़ाकर, कोई नौकरी तो मिलने वाली नहीं है। काम तो अंत में अपने ये 2 हाथों की कमाई ही आनी है। जिस तरह तुम जी रहे हो वो भी जी लेंगे, इसीलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चंदन अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता है कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन देता है। अगले दिन ठेकेदार चंदन को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं रुपए तो तुम्हें उधार पर दे दूंगा, लेकिन सोच रहा हूं वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। चंदन हाथ जोड़कर कहता है, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकता कर दूंगा। बस मेरे बेटे का स्कूल में दाखिला हो जाए। आप कहें तो मैं अलग से काम करने को भी तैयार हूं। चंदन ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं रे चंदन, तुम कितना काम करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है, तुम सरू से कहकर शाम को मेरे घर पे खाना बनाना तथा अन्य कुछ छोटे बड़े काम कर दिया करे। बदले में मैं तुम लोगों की मदद कर दिया करूंगा और दवाई तो तुम ले ही रहे हो,
ठीक है। आश्वस्त होकर चंदन घर की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर सारी बात सरू को बता दी। पहले तो सरू का मन नहीं माना, लेकिन फिर बेटे का सोचकर उसने ये काम स्वीकार कर लिया। अब हर रोज सरू दिन में मजदूरी और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती। रात के 11-12 बजे थककर घर आती और सो जाती। उधर ठेकेदार हर वक्त उसे अपने जाल में फंसाने की तरकीबें ढूंढता रहता कि एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिर आए थे। ठंडी हवाओं ने वातावरण को सुहाना बना दिया था। बादलों के बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए सरू ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्द से जल्द वापस चले जाना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही सामने ठेकेदार खड़ा था, वो भी नशे में मस्त। उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। सरू उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की ओर बढ़ गई। ठेकेदार अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर होने लगा था। सरू काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेने लगी। बाहर चमकती हुई भयानक बिजली के साथ शहर की बिजली भी गुल हो गई। वो किचन में रोशनी करने के लिए मोमबत्ती ढूंढने लगी कि अचानक अपने पास उसने ठेकेदार को महसूस किया। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। ठेकेदार ने उसे अपनी बाहों के घेरे में घेर लिया। सरू ने लगभग विनती वाले अंदाज में कहा, जाने दीजिए साहब, हम गरीब लोग हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते, तो मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूं। सरू रोने लगी। अरे आप रोने लगी? अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया। चलिए अब 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। उसके छोड़ देने से सहू ने राहत की सांस ली और उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय 2 कप बनाना। ये मत कहना कि आप नहीं पीती। इतनी मूसलाधार बारिश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसे चाय अच्छी ना लगे। हाँ, अगर ऐसे में कोई हमदम साथी मिल जाए तो बात ही कुछ और होगी। इतना कहकर वो ड्राइंग रूम में बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद सरू चाय बनाकर ले आई। अरे इसके साथ कंटेनर में रखे बिस्किट भी ले आती तो अच्छा होता। सरू चाय वहीं रखकर किचन से बिस्किट लाती है। ठेकेदार की चाय टेबल पर रखकर वहीं पास में नीचे बैठकर वो कप उठा लेती है जो पहले से ही टेबल के एक कोने पर उसके लिए रख दिया गया था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा के ठंडे झोंके उसे आनंदित कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन का उजाला उस खिड़की से अंदर आ रहा था और वो अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा पी गई चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा, लेकिन अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ के उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकलकर बेतहाशा अपने झोपड़े की तरफ भाग खड़ी हुई। झोपड़े में अभी सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में आई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। चंदन भी नींद से जाकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। चंदन तैयार हो गया, लेकिन सरू वैसे की वैसे ही बैठी रही। चंदन के पूछने पर उसने काम पर ना जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज सरू काम पर क्यों नहीं आई? ठेकेदार ने अपनी भारी भरकम आवाज में चंदन से पूछा। हाँ साहब, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम करना चाहती है। चंदन ने उसके हाथ से ली हुई पुड़िया खाते हुए कहा। क्या हुआ? ठेकेदार ने प्रश्न किया। मालूम नहीं साहब, ज्यादा बात नहीं की उसने,
कहकर चंदन अपने काम में जुट गया। सरू का पूरा दिन लेटे लेटे ही बीत गया। शाम के समय उनका ही एक साथी मजदूर उनके झोपड़े पर आया और ये बता गया कि ठेकेदार ने तुम्हारे बेटे का एडमिशन करवा दिया है। स्कूल की वर्दी और पुस्तकों सहित अन्य सामान भी उपलब्ध करवा दिया है। ये कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम के समय जब चंदन घर आया तो उसने भी ये सब बात दोहराई। वो बेहद खुश लग रहा था। उसने बताया कि ठेकेदार ने बताया है कि इन सब पर 25,000 रुपये का खर्च आया है, जिसे हम दोनों दिन रात मेहनत करके चुकता कर देंगे। कुछ सोचते हुए बस एक बार हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। सरू ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर न की। वो चंदन के कंधे से लगकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। अगले दिन सरू फिर से काम पर नहीं गई। वो ठेकेदार के पास काम नहीं करना चाहती थी। जब ये बात उसने चंदन से कही तो वो कुछ सकपका गया और उसने यही बात ठेकेदार से जाकर कह दी। ना जाने उसे क्या हो गया है। साहब, वो कभी ऐसी नहीं थी। दिन रात बिना रुके बिना थके काम करने वाली है वो। तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ दवाई वगैरह खाई? ठेकेदार ने संवेदना जताई। नहीं साहब, अभी तो नहीं। चंदन ने निराशा से सर हिला दिया। तो ऐसा कर चंदन, आज से तू दवाई की एक और पुड़िया ले जाना और सरू को भी दे देना। ठेकेदार ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ठीक है साहब, परंतु उसे दवाई खिलाना आसान नहीं है। अरे चंदन, तू भी सचमुच का ही चंदन है। ऐसे खाने को मत देना। उसकी चाय या खाने में घोल देना, मतलब तो उसके ठीक होने से है ना। बात चंदन की समझ में आ गई थी। चंदन ने घर जाकर वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसे सरू में असर दिखाई देने लगा। फिर अगले दिन से उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। दोनों काम पर जाने लगे। अब सरू भी चंदन की ही तरह ठेकेदार के बस में आ चुकी थी। सब समझते हुए भी वो अनजान थी। मन से वो ठेकेदार के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उन्हें ठेकेदार द्वारा दी गई दवा के पैसे काटकर, ऊपर से बेटे के एडमिशन के पैसे काटकर ना के बराबर पगार मिलती थी। शारीरिक शोषण अलग से झेलना पड़ता था। सरू को ठेकेदार जब जी चाहे अपने घर बुला लेता। जरूरत पड़ने पर उनके मासूम बच्चों से भी उनकी क्षमता अनुसार काम करा लिया जाता। चंदन और उसका परिवार ठेकेदार का गुलाम बनकर रह गए थे। ठेकेदार ने ड्रग्स के जरिए उन सबको अपने काबू में कर लिया था। एक वो ही नहीं, और भी ऐसे बहुत से लोग ठेकेदार के नीचे काम कर रहे थे, जिन्हें वो ना के बराबर पगार देता था तो बस एक पुड़िया, जो एक अच्छे भले इंसान को उसका गुलाम बना देती है। एक शाम चंदन अपने झोपड़े में बैठा सोच रहा था कि गांव से जमींदार की गुलामी छोड़कर शहर आया था, एक स्वतंत्र और अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि गुलामी के रूप भी अलग अलग हैं। आज वो बिना पैसे भी ठेकेदार की चाकरी करने के लिए तैयार है। आज दशहरे के दिन भी वो अपने बच्चों को नए कपड़े और खिलौने नहीं दे पाया। बाहर पटाखों के फूटने की आवाज आ रही है। उसका छोटा बेटा भागता हुआ अंदर आता है और कहता है, माँ पापा चलो ना बाहर, रावण जल रहा है, रावण मर रहा है। चंदन एक लंबी सांस खींचकर कहता है, नहीं बेटा, रावण तो आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी। आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। कहकर चंदन अपनी आंखों में आए आंसू पोंछ लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।